नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेती में जी तोड़ मेहनत करते हैं और अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कैसे लें गेहूं की फसल में अधिक उत्पादन। फूलगोभी की फसल को कीट और रोगों से बचाने के उपाय। खाद्यान्न फसलों में बहुत से किसान गेहूं की खेती करते हैं, लेकिन बुआई के बाद फसल पर कोई ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप गेहूं की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं गोविंदगढ़ के कृषि पर्यवेक्षक JS नाथावत। अपना भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस देश में गुणवत्ता युक्त भोजन की परम आवश्यकता है। गुणवत्ता युक्त भोजन के लिए मध्य भारत एवं उत्तरी भारत में गेहूं एक प्रमुख रूप से खाद्यान्न है। तो इस खाद्यान्न को गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए जो है अच्छे से इसकी फसल उत्पादन हो, अच्छा सा काम हो। सिंचित क्षेत्रों में गेहूं के खेत में लगातार नमी रहने के कारण खरपतवारों का अधिक प्रकोप होता है, जिससे उपज में काफी हानि होती है। इसके अलावा सिंचाई करने के पश्चात मृदा की एक कठोर परत निर्मित हो जाती है, जिससे भूमि में हवा का आवागमन तो अवरुद्ध होता ही है, पोषक तत्व एवं जल अवशोषण भी कम होता है। अतः खेत में सिंचाई उपरांत निदाई गुड़ाई करना आवश्यक होता है। गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए अपन जो है वो वीडीसाइड खरपतवार नाशी भी काम में ले सकते हैं, जिसके लिए अपन 2,4-D जो है वो काम में लें। 2,4-D जो है वो आधा किलो सक्रिय तत्व उसको काम में लेते हैं। इसके लिए अपन जो फ्लैट नोजल काम में लेते हैं, जिससे क्या है कि दोबारा रिपीट नहीं हो। और अगर अपन में जो स्प्रे करते हैं खरपतवार के लिए, उसको जो है राउंड में नहीं लें, आगे पीछे नहीं करें, एक ही बार में सपाट सीधे चलते जाएं, जिससे क्या है कि डबल जो है डोज उसमें नहीं लगे, तो उससे भी खरपतवार नियंत्रण। बाकी सबसे अच्छा तरीका है गेहूं में जो श्रमिकों द्वारा जो है वो निराई गुड़ाई करवा दें। श्रमिकों द्वारा ही जो है वो अपन खरपतवार नियंत्रण करवाएं, जिससे क्या है कि पौधे की बढ़वार भी अच्छी होगी और जड़ों में जो है वो हवा का संचार भी होगा और पौधा ग्रोथ भी अच्छी करेगा। सिंचाई जो है इसकी क्रांतिक अवस्थाएं हैं, उन क्रांतिक अवस्थाओं में समय समय पर सिंचाई दें। सिंचाई जो है करीब करीब अपन जो है 20 दिन के 20-21 दिन के आसपास सिंचाई करवा दें, जिससे क्या है कि इसकी जो है शीर्ष रूट जो है वो जमाव जो है वो ढंग से हो जाए। इसके बाद में नेक्स्ट सिंचाई जो है इसकी जो नीचे जो पत्तियां जो चालू होती हैं, गांठ बनती हैं, उस टाइम में करनी चाहिए। तीसरी सिंचाई जो है अपन को टाइम पे देनी है। तीसरी सिंचाई में जो है अपने जो है करीब करीब अपन यूँ देखते हैं कि भाई फ्लैग वाली स्थिति आ जाए, मतलब पत्तियां झुकाव हो जाए, पत्तियों का जो है वो बढ़वार अच्छी हो जाए, उस टाइम में तीसरी सिंचाई दें। गेहूं में प्रथम सिंचाई देना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद से पौधों में नई जड़ें आना शुरू हो जाती हैं। भूमि में नमी की कमी से पौधों में नई जड़ें विकसित नहीं हो पाती हैं, जिसके फलस्वरूप पादप बढ़वार रुक सकती है। बुवाई के 30 से 35 दिनों बाद दूसरी सिंचाई देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद पौधे में नए कल्ले तेजी से आना शुरू होते हैं और नए कल्ले बनाने के लिए पौधों को पर्याप्त नमी एवं पोषण की आवश्यकता रहती है। बुवाई के 40 से 25 दिनों बाद तीसरी सिंचाई देना चाहिए। इसके बाद पौधे तेजी से बड़े होते हैं, साथ ही नए कल्ले भी आते रहते हैं। गेहूं की फसल में अगली सिंचाइयां भूमि एवं जलवायु अनुसार की जानी चाहिए। गेहूं में फूल आने के समय एवं दानों में दूध भरने के समय खेत में नमी की कमी नहीं रहनी चाहिए, अन्यथा उपज में काफी कमी हो सकती है। सिंचाई के साथ ही इसमें आवश्यक पोषक तत्व एवं खाद यूरिया है, तो प्रथम सिंचाई के साथ यूरिया का बुरकाव जरूर कराएं। दूसरी सिंचाई है उसमें भी जो है अपन टॉप ड्रेसिंग में यूरिया का एक बार जरूर इसमें बुरकाव करवा दें,
जिससे क्या है कि फसल की ग्रोथ अच्छी होगी और फसल की पैदावार भी अच्छी होगी। जैसे ज़्यादातर जो है गेहूं की फसल में अपन जो है जिसको मोलिया रोग बोलते हैं उसके होने की संभावना रहती है। तो मोलिया रोग का अपन को जब पता चले तो एक उससे अपन को जो है वो एक पौधा जो रोगग्रसित हो उसको उखाड़ करके देख लेना चाहिए। नीचे क्या है कि नीमाटोड्स तो नहीं है, अगर नीमाटोड्स है तो अपन जो है उसमें फ्यूराडोन जो है वो ज़रूर काम में लें। और अगर जिस खेत में कंटिन्यू अगर जब मोलिया होता है तो उसमें क्रॉप रोटेशन अपनाएं, फसल चक्र जो है उसको काम में लें। आगे के वर्ष में उस फसल में गेहूं की फसल नहीं लें, उसकी जगह अपन चना ले लें, सरसों ले लें और अन्य फसल ले लें, गेहूं नहीं लें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान फूलगोभी की खेती करते हैं, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि कुछ किसान फसल में लगने वाले कीट और रोगों के नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते, जिससे उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या ना आए, इसके लिए आप कीट और रोगों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ कुलदीप गुणमान। आज आपसे फूलगोभी के बारे में, उनके रोगों एवं कीटों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। किसान भाइयों, मौसम परिवर्तन के चलते फूलगोभी की फसल में रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसका यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो आपको फसल के उत्पादन में भारी नुकसान हो सकता है। तो आप कैसे करें इन रोगों की पहचान और रोकथाम, आइए जानते हैं। जिन किसान भाइयों की 35 से 40 दिनों की अभी तक हो गई, जो कि वनस्पतिक वृद्धि करके फूल आने की स्थिति में है, तो इसलिए जैसे रोग डाउनी मिल्ड्यू, जो कि फूलगोभी का काफ़ी भयानक रोग है, ये डाउनी मिल्ड्यू रोग को मेदुरोबल आसिता रोग भी कहा जाता है। ये कवक जनित रोग है। इसके लक्षण ये कि डाउनी मिल्ड्यू जो होता है इनकी पिछली पत्तियों पर छोटे छोटे बैंगनी रंग के फफूंदी हो जाती है। और इस रोग से बचने के लिए जो ग्रसित पौधे होते हैं उनको खेत से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन जिस डाउनी मिल्ड्यू जिस फील्ड में बीमारी है वहाँ पर फ्लड इरिगेशन या बाढ़ सिंचाई करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। रासायनिक तौर पे देखा जाए तो इसकी रोकथाम के लिए कार्बन डेजिन का उपयोग करना चाहिए, 2 ग्राम प्रति लीटर के साथ उपयोग करना चाहिए। अब मैं बात करना चाहूँगा फूलगोभी के दूसरे रोग के बारे में, जो कि ब्लैक रॉट जिसे बोलते हैं, काला विघ्नन। ये ऐसा रोग है, इसमें पत्तियों पर काले काले धब्बे बन जाते हैं। धब्बे बनने के बाद धीरे धीरे ये फूलगोभी के फूल पे भी इसका असर होने लगता है, जिससे कि फूलगोभी का पूरा फूल नष्ट हो जाता है। और इसको मेंटेन करने के लिए जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो एक उचित होना चाहिए और पौधों की दूरी उचित होनी चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए कापर कवकनाशी का उपयोग करना चाहिए, या फिर रासायनिक की बात करें ऑक्सी क्लोराइड का उपयोग करना चाहिए 3 ग्राम पर लीटर। किसान भाइयों, इन रोगों के अलावा फूलगोभी की फसल में रस चूसक और DBM कीट का प्रकोप भी दिखाई दे रहा है, जो कि फूलगोभी की फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप कैसे करें समय रहते इन कीटों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फूलगोभी में काफ़ी हानि पहुंचाने वाले कीट होते हैं। माहो हुआ जो पहला कीट है, बहुत काफ़ी हानि पहुंचाता है। हरे रंग का होता है, इसको चेपा नाम से भी जाना जाता है। ये फसलों के निचली पत्तियों पर आक्रमण करता है। निचली पत्तियों को आक्रमण करके स्टेम निचली पत्तियों का रस चूसने के अलावा तनों पर भी बैठ के रस चूसता है, और ये धीरे धीरे क्लोरोफिल की मात्रा खत्म कर देता है प्लांट में, और धीरे धीरे प्लांट पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। तथा इसको नियंत्रण करने के जैविक नियंत्रण की हम बात करेंगे तो जैविक नियंत्रण में इसको नीम ऑयल से हम 5 मिलीलीटर पर लीटर में मिलाया जा सकता है। और इनको कंट्रोल करने के लिए हम पीले चिपचिपे प्रपंच की भी व्यवस्था करते हैं, जिससे कि कीटों को रोकथाम की जा सके। रस चूसक कीटों के रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फसल पर छिड़काव करें तो इन कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा जो है बहुत ही भयंकर कीट होता है फूलगोभी वर्गीय में, जो कि डायमंड ब्लैक मॉथ होता है। इस कीट के द्वारा 80 से 90%
फसलों को नुकसान होता है। ये कीट पत्तियों के निचली सतह पे पाया जाता है सिरसों पे, जो कि पत्तियों को काफ़ी प्रभावित करता है। जो इनकी लार्वा होता है वो भी हरे कलर की होती है, जो धीरे धीरे फूल को काफ़ी क्षति पहुँचाते हैं और इससे 80 से 90% पूरी फसल को ख़राब कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए जैविक नियंत्रण की हम बात करेंगे तो डायमंड ब्लैक मॉथ के जो वयस्क कीट हैं उनको हम प्रकाश प्रपंच द्वारा या फेरोमोन ट्रैप के द्वारा भी उनको नियंत्रित किया जा सकता है। नीम ऑयल से भी इसकी रोकथाम कर सकते हैं। नीम ऑयल सबसे अच्छा जैविक नियंत्रण के लिए अच्छा माना गया है। इसके अलावा हम रासायनिक की बात करते हैं, रासायनिक में क्लोरीपाइरीफास का यूज़ कर सकते हैं। 1 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर इसको छिड़काव कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार इसका छिड़काव करना रहता है पूरी फसल में, जिससे कि इस कीट से हम लोग आसानी से नियंत्रण पा सकते। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर राजस्थान द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 5 दिनों के दौरान आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने की संभावना है। साथ ही किन्हीं स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 20 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 11 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान हल्की गति की हवाएं चलने की संभावना है। मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि चने की फसल में अभी फल छेदक कीट का प्रकोप हो सकता है। जनवरी फरवरी माह में अक्सर चने की फली छेदक कीट का प्रकोप होता है, इसलिए इसकी रोकथाम हेतु 1 फेरोमोन ट्रैप प्रति बीघा की दर से खेत में लगाएं। साथ ही चने में हरी लट के नियंत्रण हेतु क्यूनॉल फास 1.5% 6 किलो प्रति बीघा की दर से फसल पर भुरकाव करें। गेहूं की फसल में प्रथम सिंचाई 25 से 30 दिनों के बाद जड़ जमाव की अवस्था पर करें तथा दूसरी सिंचाई प्रथम सिंचाई के 20 से 25 दिन बाद फुटान के समय करना जरूरी होता है। इस समय गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले एवं सकरी पत्ती वाले खरपतवारों का प्रकोप हो रहा होगा। यदि आपके यहाँ पर खरपतवारों का प्रकोप अधिक है तो इसके नियंत्रण के लिए क्लोडिनोफाप प्रोपागाइल 15% WP के साथ मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 20 WP 1% 64 ग्राम सक्रिय तत्व के हिसाब से अथवा 400 ग्राम व्यापारिक उत्पाद प्रति हेक्टेयर 500 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग करते हुए 30 से 35 दिनों के बीच छिड़काव करें। सरसों में फसल के बुआई के 50 से 60 दिन बाद सफेद रोली रोग आने की संभावना रहती है, अतः किसान भाई खेत की नियमित रूप से निरीक्षण करें तथा रोग के प्रथम लक्षण दिखाई देने पर मेटालेक्सिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। सरसों को पाले से बचाने के लिए दोपहर के समय 1 ml गंधक का तेजाब या डायल मिथाइल सल्फोसल्फाइड प्रति लीटर पानी के घोल के हिसाब से बिलियन बनाकर प्रति बीघा 100 से 125 लीटर घोल का छिड़काव करें। चने की खड़ी फसल में दीमक कीट लगने पर क्लोरपाइरीफास 20 cc 1 लीटर दवा प्रति बीघा की दर से सिंचाई के पानी के साथ खेत में दें। जौ की फसल में चौड़ी एवं सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आइसोप्रोटान 75 WG के साथ मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 20% WG 500 ग्राम अथवा 4 ग्राम सक्रिय तत्व के हिसाब से अथवा 667 ग्राम 20 मिलीलीटर व्यापारिक उत्पाद प्रति हेक्टेयर 500 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग करते हुए 30 से 35 दिनों के बीच में छिड़काव करें। गन्ने की फसल लगभग पककर तैयार हो गई है, अतः किसान भाई इसकी कटाई करना प्रारंभ करें। किन्नों के बाग में साफ सफाई का कार्य करें एवं नियमित रूप से गिरे हुए फलों को इकट्ठा करके बाग से बाहर डाल दें। मौसम ठंडा होने पर किन्नों के बागों में पककर पीले पड़ गए फलों की तुड़ाई शुरू कर देनी चाहिए।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव सुबाना, जिला भीलवाड़ा से श्याम सुंदर जी ने। आप आम के बागों में कीट नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो श्याम सुंदर जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्ते। जिन किसान भाइयों के पास आम का बागान है उन्हें अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है आम में मंजर आने लगेगा और आना बहुत जगह शुरू भी हो गया होगा। तो उसके लिए अभी क्या करना है कि अभी थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमारे पौधे की स्थिति क्या है। जो भी हमारे बागान है उसमें स्थिति में ये देखना है कि अगर हमारे पौधे में कहीं भी अगर उजला कीड़ा भी दिसंबर में बहुत ज़्यादा आता है, अभी जड़ की तरफ से छोटा छोटा, उसको मिली बग कहते हैं, उजला कीड़ा आता है। आम का गुजिया कीट, ये सफेद रंग का चपटे आकार का कीड़ा आम की बौर तथा पत्तियों का रस चूसता है। फलस्वरूप पत्तियां तथा बौर सूख जाते हैं। इनकी मादा गर्मी के दिनों माह जून में पेड़ से उतरकर जमीन के अंदर लगभग 15 सेंटीमीटर गहराई में अंडे देती है। इन अंडों से दिसंबर जनवरी में बच्चे निकलते हैं और 2-3 दिन बाद ये पेड़ पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं और फूल एवं फल का रस चूसना प्रारंभ कर देते हैं। इनकी रोकथाम हेतु उपयुक्त होगा कि जमीन के अंदर ही इन अंडों को नष्ट कर दिया जाए। इसके लिए बागों की गर्मी में जुताई कर दी जाए, जिससे अंडे धूप एवं वर्षा से नष्ट हो जाए। इसके अलावा कार्बोरिल धूल 50 से 100 ग्राम मात्रा प्रति पेड़ भूमि में मिलाया जाए। उसको बचाने के लिए हमको क्या करना है कि अल्काथिन शीट आता है, उसको चारों तरफ से बांध देना है। 25 से 30 सेंटीमीटर उसका चौड़ाई होता है, उससे आप उसको बांध दें जड़ पे और उसके बाद ग्रीस लगा दें। ठीक है। दूसरा क्या करना है आपको कभी कभी देखिएगा कि कहीं कहीं तने में छेद हो रहा है। उसके लिए क्या करना है आपको कि एक कोई स्टिक लेना है, उसमें कॉटन लगा के केरोसिन ऑयल में डुबो के उस पूरे छेद को निकाल देना। छेद से जितने भी कीड़े होंगे उसमें कैटरपिलर घुसे रहते हैं, जो कि धीरे धीरे पेड़ को अंदर से खाते हैं और जब उसमें फ्लावर आने लगेगा, फूल आने की स्थिति में पूरे पेड़ को बर्बाद कर देते हैं। तो उससे पहले इस चीज़ को कर लेना है। ठीक है। और अभी कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का छिड़काव ऐसे नहीं करना है। अगर बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है तो जैसे कि हम कह रहे थे अभी तने में छेद हो जाए उसके लिए, तो उसके लिए हम बहुत सी बुरी स्थिति हो तो हम मोनोकोटोफॉस ये सब डालते हैं। लेकिन ये करने पे भी अगर कंट्रोल हो रहा है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंगो के ऑर्चर्ड में इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। निःशुल्क फोन संपर्क सेवा की इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न पूछा है गांव नगवा, जिला सीकर से पारसनाथ जी ने। आप मधुमक्खियों को शत्रु कीटों से बचाव के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो पारसनाथ जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मेरे किसान भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। आज हम बताना चाहेंगे कि मधुमक्खी पालन जो किसान साथी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको पोलन और नेक्टर से ही हमारा मधुमक्खी का जो मौध निकलता है पालन में, कि मौसम में अभी जैसे बारिश हो रहा है या बहुत ठंडा है, तो आपको ये है कि आपको आर्टिफिशियल उसको खाना देना पड़ता है। तो उसके लिए क्या कीजिए आप कि चीनी को घोल बना करके, या कोई ऐसे भी है कि दवा जैसे कोई मेडिसिनल पर्पस के लिए भी देता है, तो उसको दे करके आप उसके बॉक्स के नज़दीक जहाँ पर चींटी नहीं लगे, या उसके बॉक्स में जो ऊपर वाला लेयर होता है उसमें भी रख सकते हैं। और अधिक एक बार में मत दे, नहीं तो उसमें भी होता है कि मधुमक्खी जाने से कभी कभी मरता है। तो कम दे और उसमें रसेदार होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि मधुमक्खी जो हमारा उससे रस लेगा और वो अपने छाता में खाएगा और ये अपना मौध प्रोडक्शन करेगा। शहद उत्पादन में आई कमी केवल पर्याप्त परागण की कमी की वजह से ही नहीं होती, बल्कि इस गिरावट की एक बड़ी वजह कीटों का प्रकोप भी है। मधुमक्खियों को कुछ जीव जैसे मेंढक, चिड़िया, छिपकली, गिरगिट आदि भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये जीव मधुमक्खियों को पकड़कर खा जाते हैं। इसी तरह से कई प्रकार के वर्प भी मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती है। कभी कभी तो इनके प्रकोप से मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी तक नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार चींटियां मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती हैं, साथ ही छत्ते में लार्वा और शहद को भी खा जाती हैं।
तो किसान साथियों, आपको ये देखना है कि सबसे जो शत्रु वाला कीट है जो हमारे मधुमक्खी बॉक्स में पाया जाता है, एक आता है माइट, जो आकार में बहुत ही छोटा होता है। ये क्या करता है कि हमारे मधुमक्खी जो है उसके लार्वा और एडल्ट दोनों को ये उसके बॉडी पर जा कर के उसका रस चूसते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा मधुमक्खी जो है वो विकलांग हो जाते हैं और अच्छा से वो पोलन और नेक्टर कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे हनी कम बनता है। और दूसरा ये होता है कि जो उसके लार्वा पर रस चूसता है, तो रस चूसने से क्या होगा कि उसका लार्वा भी डेथ होता है। अगर वो तैयार भी हो जाता है हमारा जो मधुमक्खी, तो आपको एडल्ट में जब तैयार होगा तो वो विकलांग हो जाते हैं, जिससे हमारा कि हनी प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए पहले आप उस छाता को से हटा दें और फिर उसके बाद आप आता है एक एसिड है जो फॉर्मिक एसिड है जो 85% का होता है, उसको रुई में एक लकड़ी के सहारा उस छाता में थोड़ा देर के लिए रख दें, तो उसके गंध से जो माइट है वो हट जाते हैं या मर जाते हैं वहाँ से। और दूसरा एक आता है मोमी पतंगा। मोमी पतंगा भी बहुत हमारे मधुमक्खी को हानिकारक पहुंचाता है। ये क्या करता है कि जाली में एक जैसे मकड़ी का जाली होता है इस टाइप से बना लेता है, तो इससे क्या होता है उसका सांस नली को ये बंद कर देती है, जिससे हमारा मधुमक्खी मर जाते हैं। तो आप उस छाता को पहले हटा दीजिए और फिर क्या कीजिए कि आप उसमें गंधक 1 ग्राम का उसको जला करके उसका धुआं उस बॉक्स में दीजिए, जिससे क्या होगा कि मोमी पतंगा का ये होगा। अगर और नहीं तो एक कीटनाशक है डाइकोफोल, उसको भी जला करके उसको धुआं आप बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे कि आप इस कीट से छुटकारा ले सकते हैं। माइट के प्रकोप की स्थिति में 85 mg फॉर्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रख देना चाहिए, जिससे इसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सके। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पर कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है, वहां पर मधुमक्खियों को परागण के लिए पलायन न करें। माइट कीट से प्रभावित मधुमक्खियों के अंडे और लार्वा वाले छत्ते स्वस्थ मधुमक्खियों से दूर रखने चाहिए। मधुमक्खियों को भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध कराएं। मधु बॉक्सों के स्टैंड के नीचे कटोरियों में पानी भरकर रखें। इससे चींटियों का प्रकोप नहीं होगा। वर्प को पकड़कर तुरंत मार दें। साथ ही छिपकली, मेंढक और चिड़ियों से भी बचाव करें। और एक बात और ध्यान रखने वाली बात है किसान साथियों कि आप जहां बॉक्स लगाए हैं तो वहां पर आप देख लीजिए कि अगर आपको जंगल लगे या खरपतवार को हटा करके साफ रखें। और मधुमक्खी का जो स्टैंड होता है जिस पर आप बॉक्स रखते हैं, तो उस बॉक्स को क्या कीजिए कि नीचे में ऐसा व्यवस्था कीजिए कि उसमें पानी डाल दीजिए, जिससे कि चींटी जो ऊपर नहीं चढ़े, या कोई कटोरा के माध्यम से उसमें बना देता है, बहुत अच्छा से रहता है स्ट्रक्चर, तो उसमें पानी हर वक्त उसमें मेंटेन करिए, ताकि ये होगा कि चींटी और जो दूसरा जो शत्रु कीट है मधुमक्खी के लिए वो उस पर नहीं चढ़ पाए। और इससे आप कर करके आप मधुमक्खी का लाभ बहुत ही अच्छा से ले सकते हैं किसान साथियों। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।